प्रिय छात्रों, हम लोग आज के क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं और वो विषय है भुगतान संतुलन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि ये पूर्णतः विदेशी व्यापार से जुड़ा हुआ विषय है। एक देश वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम स्वरूप या तो उसे लाभ होता है या हानि होती है, और लाभ हानि का निर्धारण जो हम लोग करते हैं वो भुगतान संतुलन के आधार पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के आधार पर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक शब्दावली है, जिस शब्दावली को सिर्फ हमें आज के क्लास में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इसलिए करना है कि इस भुगतान संतुलन के पढ़े बिना हमें आज़ादी के बाद से वर्तमान समय तक जो देश का आर्थिक विकास अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक घटनाओं के कारण हुआ है वो समझ में आएगा। दूसरी बात ये समझ में आएगी कि 1991 में एक भयावह संकट हमारे देश के सामने कैसे उत्पन्न हुआ, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, और वो ऐसा भयावह संकट था कि देश की सारी आर्थिक गतिविधि ठप होने वाली थी। देश में गाड़ियां चलनी बंद हो जाती, देश का उद्योग की चिमनियां बंद हो जाती और देश में आय का स्रोत बंद हो जाता। लेकिन इतना विषम स्थिति से देश को कैसे उबारा गया? तो ये जो उबारा गया वो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों के द्वारा। तो हमारा जो आज का विषय पढ़ाने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि दो चीज हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। एक चीज कि 1991 का आर्थिक संकट क्या था, जो आमतौर पे बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस और पीटी में, और दूसरा इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि जो 1991 का आर्थिक संकट था, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 था, उसके लिए जो प्राइवेटाइजेशन से और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशंस की जो नीतियां अपनाई गई, वो नीतियां क्या थी, क्या क्या उसमें काम किया गया। ठीक है, तो हम लोग को टॉपिक क्या पढ़ना है? दो। एक टॉपिक पढ़ना है 1991 का आर्थिक संकट, दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है? तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, यानी लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशंस। लेकिन ये दोनों चीजें जिस शब्द से जुड़ी है वो शब्द है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसलिए पहले हम भुगतान संतुलन को समझेंगे, उसके बाद आज ही पहले टॉपिक पर आएंगे यानी 1991 का संकट, और तब कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियां क्या थी और भारत सरकार ने इस नीति को अपना करके कैसे देश को जो है वो उस आर्थिक संकट से उबारा। क्लियर? तो जो थॉट है वो थॉट समझ गए कि हमको इकोनॉमिक्स के इस क्लास में क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स की क्लास में हमें पढ़ना है 1991 का आर्थिक संकट और उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, और ये दोनों के एक एक अलग अलग क्लास हुए, कुल 2 क्लास में इसको स्पष्ट करना होगा। और ये दोनों का जो बेसिक ओरिजिनेटेड पॉइंट है वो ओरिजिनेटेड पॉइंट है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम समझते हैं कि आपको बांधने में हम सफल रहे कि क्या पढ़ना है आपको। अब इस टॉपिक के आधार पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के आधार पे, भुगतान संतुलन के आधार पे अपने सफर को आगे बढ़ाइए और ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए छात्रों, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो काफ़ी रूखा माना जाता है, मन नहीं लगता पढ़ने। लेकिन जहाँ तक मन का ताल्लुक है तो मन एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसमें समझ विकसित हो जाए तो बड़ा इंटरेस्ट लगता है। इकोनॉमिक्स बोरिंग इसलिए है कि आदमी ठीक से समझ नहीं पाता है। अगर इकोनॉमिक्स को आप समझना शुरू कर देंगे तो फिर इससे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट ही आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट लगाव आपके डेवलपमेंट से, आपके जीवन से, आपके जीवन के विकास के जो आयाम है वो ये निर्धारित करता है, जो डायमेंशंस है वो ये तय करता है। तो अगर ये डायमेंशंस आपको पता चल जाएगा तो आपको जो बड़ा इंटरेस्ट लगेगा कि वो इकोनॉमिक्स में इस क्षेत्र में हमने ये नहीं किया इसीलिए असफल है।
अमेरिका इकोनॉमिक्स के इस क्षेत्र में ऐसा कर लिया, इसीलिए वो विकसित हो गया। तो ये जागृति आपके अंदर लाती है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, भुगतान संतुलन का मतलब क्या है, ये पहले हम समझाते हैं आपको। तो सबसे पहली चीज ये समझिए कि जो भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन, इसका एक नाम भुगतान शेष भी है। और ये जो भुगतान शेष है, इसका अगर व्यापार शेष से तुलना करें तो बात अधिक समझ में आती है। किससे? व्यापार शेष। शेष का यहां पर अर्थ हुआ बैलेंस। ठीक है? यानी भुगतान शेष का मतलब होगा कि पेमेंट बैलेंस, और व्यापार शेष का मतलब हुआ ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस। ठीक है? तो जहां पर व्यापार शेष का बात हम बोलते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है ये कि आयात निर्यात प्लस निर्यात, इसके माध्यम से जो शेष प्राप्त होता है ना? ठीक है? और भुगतान शेष की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आयात प्लस निर्यात के साथ साथ अदृश्य मद भी इसमें शामिल हो जाता है। यानी जो दिखाई नहीं पड़ता, जो काउंट नहीं होता। ठीक है? तो भुगतान शेष में इन सभी का जो शेष बचता है उसका अध्ययन होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो भुगतान शेष है वो ज्यादा श्रेष्ठ एवं व्यापक है। श्रेष्ठ प्लस व्यापक है, यानी बड़ा है। किससे? तो व्यापार शेष। क्यों साहब? क्योंकि व्यापार शेष में सिर्फ आयात और निर्यात के प्रतिफलों का अध्ययन किया जाता है। यानी हमने कुछ चीज बेची और कुछ चीज खरीदी, तो इस बेचने और खरीदने में हमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसका निर्धारण कैसे होता है? तो मान लिया जाए हमने अपने देश से 100 रुपये का सामान विदेशों में बेचा, तो हमें भी बहुत सारी विदेशी चीजों की आवश्यकता होती है, तो हमने 80 रुपया में अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति कर ली। यानी निर्यात हमने किया 100 रुपये का और आयात हमने किया 80 रुपये का, तो हमें शेष कितना प्राप्त हुआ? 20। ये 20 क्या हुआ? माइनस में हुआ कि प्लस में हुआ? प्लस में हुआ, यानी हमें लाभ हुआ। तो इसको बोलते हैं 20 रुपये का व्यापार शेष प्राप्त हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब इसी तरीके से अगर हम इसको उलट दें कि निर्यात में हमको 100 रुपया मिलता है और आयात में हमको 120 रुपया देना पड़ता है, तो यहां पर 20 रुपया माइनस हो गया, यानी नकारात्मक हो गया, यानी हमको घाटा हुआ। तो व्यापार शेष में सिर्फ आयात और निर्यात के आधार पर शेष का यानी जो प्राप्ति है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। नकारात्मक का अर्थ हुआ चाहे घाटा हो, सकारात्मक का अर्थ हुआ चाहे लाभ हो, ये व्यापार शेष कहलाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है वो सिर्फ आयात निर्यात के आधार पर ही नहीं होता है। आयात निर्यात क्या हो? भौतिक वस्तुओं का लेन देन है, जैसे चावल, गेहूं, स्टील, हवाई जहाज, स्कूटर, मोटर गाड़ी, ये सब भौतिक वस्तु है। लेकिन बहुत सारी अदृश्य चीजें इनविजिबल है, फिजिकली उसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, उनसे भी हमें लाभ और हानि होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एडुकेशन, शिक्षा। बहुत सारे लोग भारत में शिक्षित होने के लिए आते हैं, बहुत सारे भारत के लोग बाहर भी शिक्षित होने के लिए जाते हैं। या बहुत तरह की सेवाएं, जैसे डॉक्टर की सेवा, इंजीनियर की सेवा, ये लेते भी हैं देते भी हैं। ये यातायात के बहुत सारे साधन या बहुत सारा गिफ्ट
जिसका डेटा उपलब्ध नहीं होता है, या बहुत सारा कर्ज जो हम लेते हैं देते हैं, इन कर्जों पर ब्याज जो हम लेते हैं देते हैं, ऑल ऑफ देम आर इनविजिबल आइटम, ये सभी के सभी अदृश्य मद है। तो व्यापार शेष में जब अदृश्य मदों को शामिल कर दिया जाता है तो वही व्यापार शेष भुगतान शेष कहलाता है। इसलिए यहां कहा गया कि भुगतान शेष ज्यादा व्यापक है, किससे? व्यापार शेष से, ट्रेड बैलेंस से। बात समझ में आई? तो इतना पूरी तरीके से समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम ऐसा इसलिए किया कि समय समय पे जब आगे आप पढ़िएगा, चाहे खुद पढ़िए या क्लास में पढ़िए या क्वेश्चंस के रूप में आए, तो आपको ये शब्द व्यापार शेष और भुगतान शेष तंग नहीं करे। आप फौरन इसके मीनिंग्स को समझ जाएं, और जब शब्दों के मीनिंग्स को आप समझना शुरू कर देंगे तभी आपसे एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाएंगे, या आपका लेखनी काफी स्ट्रांग होगा। आप पूछते हैं ना कि सर लेखनी कैसे स्ट्रांग होगा, तो लेखनी चीजों को समझने से स्ट्रांग होता है। ऑब्जेक्टिव में सर गलती क्यों हो जाती है, तो चीज को एप्रोप्रिएट ढंग से आप समझते नहीं। तो सीक्वेंस में चीजों को समझते जाइए और तब प्रैक्टिस कीजिए, तो देखिए आपके सारे प्रश्न के उत्तर बनेंगे। अब देखिए कि ये जो भुगतान शेष है, इसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है भुगतान संतुलन, या डायरेक्ट हम आते हैं कि इसकी परिभाषा, किसकी? भुगतान शेष की, या कह लीजिए व्याख्या इसकी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या में हम ऐसे कर सकते हैं कि एक निश्चित अवधि, एक निश्चित अवधि अब निश्चित अवधि आमतौर पे जो लिया जाता है वो 1 वर्ष। ठीक है, कभी कभी त्रैमासिक, 6 मासिक, ये सब भी निकाला जाता है, लेकिन आमतौर पे किसी भी देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा जाता है वो 1 वर्ष का, इसलिए वो निश्चित अवधि 1 वर्ष। इस 1 वर्ष के अधीन के अंतर्गत जो एक देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो मौद्रिक मूल्य पर नापा जाता है, किस पर? मनी वैल्यू पर, मौद्रिक मूल्य पर मापा जाता है। ठीक है ना? तो यही 1 वर्ष में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मौद्रिक मूल्य पर नापा जाता है, इसी को हम लोग भुगतान संतुलन के कहते हैं, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब देखिए, जो भुगतान संतुलन का मापन होता है, इसका जो मापन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो वो 2 खाता में करेंगे। कितनी खाता में? 2 खाता इसका होता है। ये 2 खाता जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट परिभाषित रूप से समझ में नहीं आएगा। वो क्या है? एक चालू खाता में, नहीं, और दूसरा पूंजी खाता में। यहां बचत कोई इंडिविजुअल करेगा। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में कहें तो करंट अकाउंट। ठीक है, और इसको अगर इंग्लिश में कहें तो कैपिटल अकाउंट। अब यहीं पर राज आपको समझना है, यही सब क्षण है कि जिसको आप समझते हुए चलेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा।
कि ये जो चालू खाता है इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ धन आता है, कैसा धन आता है। ठीक है, तो चालू खाता में जो धन आता है छात्रों, उसमें है आयात निर्यात। क्या आता है? आयात निर्यात यानी व्यापार शेष आ गया। ये पहला आपका हो गया। दूसरा क्या हो गया कि आदर्श मदे, आदर्श मद में कौन कौन आएगा? तो जहाज रानी, बीमा, बैंकिंग, हाँ सेवा सेक्टर, ये बताया था ना, यात्रा, ये जितना है ये सब अदृश्य मदे आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है एक तरफा अंतरण। बता रहे हैं एक तरफा, हम सब खोल खोल कर लिख रहे हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। एक तरफा अंतरण जैसे कि उपहार आप दे रहे हैं, ठीक है, या अनुदान आपको मिल रहा है, ये दोनों में आदान प्रदान हो रहा है। अगर आप जहाज दे रहे हैं तभी आप भाड़ा दे रहे हैं, अगर आप इंश्योरेंस दे रहे हैं, हमको सिक्योरिटी दे रहे हैं तभी हम पैसा दे रहे हैं आपको इंश्योरेंस कराने के लिए, अगर बैंक में पैसा हम जमा कर रहे हैं तभी आप ब्याज दे रहे हैं। तो ये सब जितने सर्विसेज हैं वो सब अदृश्य मद में है, इनविजिबल आइटम है। चूंकि ये भौतिक नहीं है, इसको हम खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमको मेहनताना दे रहे हैं, तो ये भी जुटता है, इससे भी आय होती है। तो वो आय जो भौतिक सामानों के लेन देन से नहीं हो, सेवा या अभौतिक चीजों से लेन देन के माध्यम से आय होता हो, वो सभी आय जो है अदृश्य मद है, इनविजिबल आइटम है। क्लियर? जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा कर रहे हैं मीन्स तो दिखाई पड़ रहा है कि साइकिल से कर रहे हैं, स्कूटर से कर रहे हैं, ये बस से कर रहे हैं, ये जहाज से कर रहे हैं। यात्रा तो नहीं दिखाई दे रहा है। हम पढ़ रहे हैं तो मीन्स तो दिखाई दे रहा है कि इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो नहीं दिखाई दे रही। हमारा जो है वो बीमा हो चुका है, तो बीमा में कंपनी ना भौतिक रूप से दिखाई दे रही, बीमा शब्द दिखाई नहीं दे रहा है आपको। लेकिन हम गेहूं बेच रहे हैं तो गेहूं को देख रहे हैं, हम चावल खरीद रहे हैं तो चावल को देख रहे हैं भौतिक रूप से। बात समझिए। तो भौतिक रूप से जो चीज की खरीद बिक्री हो रही है वो आयात निर्यात के अंतर्गत आएगा, और अभौतिक वस्तुओं की जो खरीद बिक्री हो रही है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वो सब के सब अदृश्य मद में आएंगे। दोनों में दो पक्ष होते हैं और दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान करता है, एक देता है तो दूसरा लेता है उससे। लेकिन तीसरा आइटम ऐसा है कि यूनिलैटरल होता है, एक ही तरफ से मिलता है। जैसे हमने आपको कोई गिफ्ट दे दिया तो आपने तो कुछ नहीं किया, या हमने आपकी मदद कर दी। अनुदान का मतलब मदद, आप गरीब हैं, आपको पढ़ना है, हमने मदद कर दी कि लीजिए हम ट्यूशन फीस दे देते हैं, तो अनुदान का रिटर्निंग नहीं होता है। सब्सिडी मिल गया आपको। तो कहने का मतलब है कि चालू खाता में इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। समझना क्यों जरूरी है, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। समझना क्यों जरूरी है चालू खाता पूंजी खाता को, अभी आप जहन में रखें, अपने मस्तिष्क में रखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों सर पढ़ा रहे थे इसको। बिना इन दो खाताओं को क्लियर किए हुए आपको भुगतान संतुलन समझ ही में नहीं आएगा। क्लियर? बहुत प्यार से पढ़िए। अब देखिए, पूंजी खाता की जहां तक बात है, कैपिटल अकाउंट की जहां तक बात है, तो इसके अंतर्गत जो चीजें शामिल होती हैं वो
निजी प्राप्तियां प्लस व्यय, ठीक है। सरकारी प्राप्तियां प्लस व्यय, ऋण, कर्ज, ब्याज, ठीक है। अब देखिए निजी प्राप्तियों और व्यय का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा व्यक्ति जो है इंडिविजुअली कोई चीज प्राप्त करता है, मतलब अपना व्यापार करके, अपनी चीजों को बेच कर करके, और इस आधार पे अपना खर्च करता है। सरकार भी इसी प्रकार का सरकारी संस्था चलाती है, उससे उसकी आय होती है। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ता है तो ऋण लेती है सरकार, व्यक्ति भी ऋण लेता है। ऋण दे भी सकता है वो, तो ऋण देगा तो उस पर उसको ब्याज भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये सारी जितनी चीजें होंगी ना, उसको पूंजी खाते में कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई वस्तु की खरीद बिक्री नहीं हो, कोई सर्विस की खरीद बिक्री नहीं हो रही। इसमें बाजाब्ते तौर पे हार्ड कैश का काम हो रहा है। तो हार्ड कैश का जितना भी काम होगा वो सब किसमें होगा? पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट में। बात समझ में आ रही है? और वस्तु या सर्विस के माध्यम से जितनी चीजें होंगी वो सब के सब चालू खाते या करंट अकाउंट में होगा। तो भुगतान संतुलन में चीजों को जो मापा जाता है या चीजों को जो रखा जाता है वो किसमें रखा जाता है? चालू खाता में और पूंजी खाता में। क्लियर हो गया? अब यहां पर अपने आप को संतुलित रखिए और उसके बाद हम सफर अपना आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कि भुगतान संतुलन जो होगा, तो ये व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की गणना है, ठीक है। यानी इस भुगतान संतुलन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। तो देखिए साहब, इसकी दो स्थितियां होती हैं। कितनी? दो स्थितियां, टू सिचुएशंस होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये दो स्थितियां का, परिस्थितियां का, या टू सर्कमस्टांसेस को हम लोग को समझना है, ठीक है। पहला सर्कमस्टांसेस और दूसरा सर्कमस्टांसेस। तो पहला सर्कमस्टांसेस क्या है कि जो निर्यात है वो अधिक हो आयात से। एक बात याद रखिए कि ये सब मौद्रिक मूल्य के आधार पर होगा, ठीक है। यानी वस्तु के आधार पर नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, ये समझाते हैं आपको। और दूसरा स्थिति यह है कि निर्यात जो है, यानी देश से सामान जाने की स्थिति, वो लेस हो आयात से। एक स्थिति क्या है? ये फर्स्ट वाली, कि निर्यात अधिक हो रहा है आयात से। दूसरी स्थिति क्या है? कि निर्यात कम हो रहा है आयात से। बीच में हमने क्या लिख दिया है? मौद्रिक मूल्य, वस्तु का नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बोले कि हम 4 जहाज जो है वो गेहूं भेजे हैं और अमेरिका जो है हमको 1 बक्सही हीरा दिया है। कहाँ जहाज सर, कहाँ हीरा? तो ज्यादा समनवा हम न दिए, निर्यात हम न किया। तो इस हिसाब से वस्तु की मात्रा के हिसाब से निर्यात तो स्वाभाविक रूप से आपने ज्यादा किया। लेकिन यहां वस्तु
व्यापार में लाभ और वस्तु की मात्रा व्यापार में लाभ हानि का निर्धारण नहीं करता है, क्योंकि वस्तु से लाभ होगा या हानि होगी इसका निर्धारण वस्तु के मूल्य के आधार पर होता है, और वस्तु का मूल्य मुद्रा में नापा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय एक नियम है। तो अगर 4 जहाज गेहूं हमने अमेरिका को दे दिया तो उसका मौद्रिक मूल्य जो है 100 ही रुपया हुआ, मान के चलिए, ऐसा नहीं कि 100 रुपया होता है। और अमेरिका ने एक बक्सा हमको छोटा सा सूटकेस में हीरा दे दिया तो उसका मौद्रिक मूल्य 2000 रुपया हो गया। तो हम जो 4 जहाज गेहूं बेचे उससे हमको 100 ही रुपया का मौद्रिक मूल्य प्राप्त हुआ। लेकिन अमेरिका जो एक छोटे से बक्से में हीरा भेजा हमको बेचने, हमसे बेचा, तो उसको हमें 2000 रुपया देना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में भौतिक आधार पर, मात्रा के आधार पर तो निर्यात बड़ा रहा हमारा, लेकिन मूल्य के हिसाब से निर्यात हमारा बड़ा नहीं रहा। तो यहां आयात निर्यात का फैसला मौद्रिक मूल्य पर होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो यदि साहब किसी देश का निर्यात अधिक हो आयात से मौद्रिक मूल्य के आधार पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ हुआ है। क्या हुआ है? उस देश को लाभ हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है। समझ गए दिवाकर जी? और यदि निर्यात जो है कम है आयात से, तो ये क्या हुआ? हानि हुई है, यानी लॉस हुआ है। यानी कंफ्यूजन? तो ऐसे में क्या बोलेंगे कि ये जो पहली वाली स्थिति है, इस स्थिति में भुगतान संतुलन पक्ष में है ना? भुगतान संतुलन पक्ष में है। पक्ष का मतलब कि हम कह लें कि सकारात्मक भी कह सकते हैं, जगह जगह सकारात्मक शब्द भी मिलेगा कि भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में है या सकारात्मक है। अब समझ में आया? समझ में नहीं? लाभ की स्थिति में होगा तो क्या कहेंगे? भुगतान संतुलन पक्ष में है। तो हम तो समझते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे हैं पूरी बात को। अब देखिए, एक स्थिति यह है हानि वाली, तो इसमें क्या कहेंगे कि भुगतान संतुलन क्या है? विपक्ष में है, यानी नकारात्मक है, नेगेटिव है ना? तो अगर किसी देश का, ठीक है, अब यहां से आते हैं एक दूसरी बात पढ़ाने के लिए, उसको आपको समझने की जरूरत होगी कि किसी देश का जो संचालन होता है, उसके लिए व्यय करना पड़ता है देश को संचालित करने के लिए। जैसे सरकार है तो सरकार के खर्च हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सब कुछ चलाना पड़ता है। तो सरकार के पास पैसा कहां से आती है? बात सुन में यहां से राज छुपा हुआ है। तो व्यय का जो आधार है वो क्या है? जो व्यय करता है उसका आधार है आय, इनकम। तो सरकार का इनकम क्या है? तो यहां पर लिखते हैं सरकार की आय डायरेक्ट, यहीं से आपको समझ में आएगा। तो सरकार की आय जब हम कहते हैं तो कहां कहां? तो कराधान पर, impositions of कर, टैक्स, impose of टैक्स, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया साहब?
सार्वजनिक संस्थाएं या सार्वजनिक उपक्रम, जिसको इंग्लिश से बोलेंगे पब्लिक इंटरप्राइजेस। प्राइवेट नहीं, पब्लिक इंटरप्राइजेस का मतलब सरकारी संस्था, जैसे भारतीय रेल, सेल, भेल, एयरलाइंस, ये सब क्या है? सार्वजनिक उपक्रम है, इससे आय होती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तीसरा रूप हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। नेशनल भी हो सकता है, लेकिन यहां क्या होगा? इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राज्यीय व्यापार भी होता है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार में जो फायदा है वो या नुकसान है वो दोनों देश ही के अंदर रहता है, वो देश का नहीं। उसमें बात समझ में आ रही है ना? असल आपको भुगतान संतुलन में ऐड होगा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो उससे आपको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। बात समझ में आएगी? तो अब देखिए कि जो एक्चुअली में जो भुगतान संतुलन का निर्धारण होता है, यहां से समझिए आप कि इतनी सारी बातें जो पढ़ा हमने, तो अभी तक व्यापार को दृष्टिगत रख करके चल रहे थे, इंटरनेशनल ट्रेड को। लेकिन जो बजट बनता है किसी भी देश का, उसमें सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड ही शामिल नहीं है। सरकार की आय के अन्य दो स्रोत भी हैं, कराधान है, सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक इंटरप्राइजेस है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है, ये सब मिल करके सम्मिलित रूप से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही नहीं, बल्कि ये सब सम्मिलित रूप से यही कहलाता है क्या चीज? भुगतान संतुलन। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए आपको यहां पर का भेद समझ में आएगा। पहला शब्द लिखा था हमने भुगतान शेष, यानी भुगतान संतुलन, इसको मान के चलिए। और दूसरा व्यापार शेष, तो इसको व्यापार ट्रेड शेष। तो ट्रेड हमने कहा कि व्यापार शेष छोटा है भुगतान शेष से। तो कैसे छोटा हो गया कि व्यापार शेष में एक तो अंतर हो गया कि सिर्फ आयात कहाँ गया, सिर्फ आयात निर्यात का वर्णन हम लोग कर रहे हैं, यानी इसका, ठीक है। और भुगतान शेष में तो आयात निर्यात के अंतर्गत ये जो अदृश मद है इसका, ये जो पूंजी खाता है इसका, और प्लस ये कराधान और सार्वजनिक उपक्रम, ये सब को मिला करके जो सकारात्मक या नकारात्मक बातें आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं भुगतान संतुलन। तो इतना कॉम्पैक्ट चीज थी और इस ढंग से आपको इसको समझना था। अब देखिए अभी मामला समाप्त नहीं होता है, अभी मामला थोड़ा सा और बचा हुआ है। और वो क्या है कि ऐसा भी दो पक्ष हमने कहा कि एक तो भुगतान संतुलन पक्ष में भी हो सकता है, तो सकारात्मक है, सकारात्मक है तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि भुगतान संतुलन नकारात्मक है तो भुगतान संतुलन यदि नकारात्मक है, ये वाला स्थिति का हम व्याख्या करने जा रहे हैं। अगर नकारात्मक है तो सरकार इसके लिए काम करती है। इसको ऐसे कहें कि इसको इसकी भुगतान संतुलन, व्याख्या लिखी देते हैं, भुगतान संतुलन के नकारात्मकता को समाप्त करने हेतु सरकार उपाय करती है। यानी भुगतान संतुलन
हमेशा पक्ष में सरकार बना लेगी, अगर नकारात्मक है भी तो भी। अब वो कैसे, वो देख लीजिए। पहला कि सोना बेचकर, सोना माने गोल्ड, सरकार के पास सोने का भंडार रहता है, आपको पता है, ठीक है। तो सोना बेच देगी बाहर में, तो जो माइनस हुआ, नकारात्मक हुआ, वो बजट में डाल देगी, तो पूर्ति हो गया। दूसरा, बैंक से ऋण लेगी, बहुत सारे बैंक है देश में, रिजर्व बैंक है सबसे बड़ा बैंक, उससे ऋण ले सकती है, ठीक है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण ले सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ऋण ले सकती है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये और भी संस्थाएं हैं, और अपने भुगतान संतुलन की नकारात्मकता को खत्म करती है। बात समझ में आई? अब देखिए साहब, यहां पर चूंकि बोर्ड में जगह कम है, तो हमें लेक्चर्स दे करके ही आपको कुछ बातें समझानी पड़ेंगी, ताकि कल के क्लास को 3 क्लास हो जाएगा, हम जहां तक समझते हैं। तो सुबह शुरू में 2 बोला था, 2 नहीं, हमको लग रहा है कि 3 क्लास कम से कम मिनिमम होगा, तब इस टॉपिक को आप समझ पाइएगा। तो अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन का हमारे देश में स्थिति क्या रही, तो जिस समय स्वतंत्र देश हुआ उस समय 1700 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड अंग्रेज छोड़ कर गए, यानी भुगतान संतुलन हमारे देश के पक्ष में था 1947 जिस समय अंग्रेज भारत छोड़ करके गए। क्लियर? 1700 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड, नॉट रुपीज, 1700 करोड़। हाँ, लेकिन फौरन हमारे यहां भुगतान संतुलन के संकट पैदा हो। कैसे? कि छोड़ के गए, लेकिन देनदारी बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय, यानी बहुत कर्ज अंग्रेज लिए हुए थे, उस सब कर्ज की पूर्ति करनी थी भारत सरकार। तो ये जितना पैसा था, ये सारा का सारा पैसा किसमें व्यय हो गया? अंतर्राष्ट्रीय जो कर्ज था उसके भुगतान करने, और भारत में धनाभाव हो गया। ये तो एक पक्ष था। प्लस अंग्रेज जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन 200 सालों में किए थे, उसके वजह से व्यापक निर्धनता थी, व्यापक बेरोजगारी थी, अर्थव्यवस्था की गति जो है वो रुकी हुई थी, अर्थात कृषि क्षेत्र में उत्पादन नहीं हो रहा था, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन नहीं हो रहा था, सेवा क्षेत्र पूरी तरीके से बंद हो गया, यानी एक गतिहीन अर्थव्यवस्था अंग्रेज छोड़कर गए थे। ऐसे में जो स्वतंत्र भारत की सरकार थी उसको काफी कठिन परिश्रम करने पड़ा, और इस आधार पे जो भुगतान संतुलन की स्थिति है उसका एक रूप नहीं हमको प्राप्त होता है। एक 1956 से लेकर के 1970 तक का पीरियड है, 71 या 2 कह लीजिए, जिसमें भुगतान संतुलन हमारे देश के विपरीत रहा, यानी हम कर्ज ले करके काम करते रहे 1947 से 70 तक। लेकिन 70 से 80 का जो दूसरा चरण है, 70 से 80 का जो दूसरा चरण है, वो चरण हमारे पक्ष में हो गया, यानी हमें लाभ हुआ। उस समय हमें कर्ज वर्ज नहीं लेना पड़ा। इसका मतलब हुआ कि जो विपरीत परिस्थिति छोड़कर गई थी देश अंग्रेजों के द्वारा, उसको स्वतंत्र भारत की सरकार ने सफलतापूर्वक सामना किया और देश को भुगतान संतुलन के पक्ष में स्थिति में ले आया 70 से 80 तक। ये पूरा डेटा है जो आपको बुक प्रोवाइड है, क्लास के बाद बता देंगे। तो वो कैसे कैसे ये हुआ वो डेटा पूरा पढ़ लीजिएगा, अभी आपको दे देंगे थोड़ी देर बाद, आंकड़े हैं वो।
लेकिन 80 के बाद फिर हमको डेवलपमेंट करना था। क्यों? क्योंकि वैश्विक स्तर पे नया परिवर्तन आ रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नए नए उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे, रक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे, यहाँ तक कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे। और इन सभी चीजों में आयात जो हमें करना पड़ा, उससे फिर भुगतान संतुलन हमारे विपक्ष में चला। और आज तक विकास के जिस गति पर हम चल रहे हैं, उस गति में विकास संतुलन, विकास के कारण भुगतान संतुलन हमारे विपक्ष में चला जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में 1991 एक ऐसा वर्ष आया जो एक घटना के वजह से भुगतान संतुलन के जो विपक्ष में स्थिति थी, जो नकारात्मकता थी, वो काफी विकराल हो गई। और उस कारण से 1991 का आर्थिक संकट भारत के सामने उपस्थित हुआ। तो कल के क्लास में हमारा मुख्य फोकस होगा कि 1991 का आर्थिक संकट कैसे उत्पन्न हुआ। आज के क्लास का मेरा मुख्य फोकस था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, भुगतान संतुलन क्या है, ये हम आपको समझा दें। हम समझते हैं कि हम इसको समझाने में सफल रहे, और आपको जो पुस्तक से जो बातें पढ़नी है वो क्लास में बता देंगे, तो आप बाद में पढ़ लीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हो गया।